नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा और ये है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। यहां हम दिन भर की जरूरी खबरों और मुद्दों पर बात करते हैं। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे अवसाद, अकेलेपन और उसके समाधानों के बारे में। खबरों में दो इंजीनियर्स की कहानी जो नौकरी के बाद रोज बिरयानी का ठेला लगाते हैं। अगली खबर तार किशोर जी की भ्रष्टाचार की है। उसके बाद तेज प्रताप से जुड़ी हुई एक खबर जिसमें उन्होंने कोरोना के नियमावली को ऐसे ही ताक पर रख दिया जैसे उन्होंने अपनी पार्टी को रखा हुआ है। आखिर में कश्मीर के राजा हरि सिंह के बेस्ट शिक्षा मॉडल की और दिनकर की एक कविता के साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो कुछ ऐसा होगा हमारा आज का जनता जंक्शन शो। आइए बढ़ चलते हैं मुद्दे की तरफ। आज का मुद्दा कोई खबर नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। अकेलापन, डिप्रेशन एक बहुत आम समस्या बन गई है, लेकिन असल में ये इतनी आम है नहीं। एक आदमी शिकार हो या 1000, इसका खतरा उतना गुना ही ज्यादा होगा। अकेलापन असल में एक मानसिक अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को अनुभव होता है कि कोई उसके साथ नहीं है। उसे रिश्तों में जितने अपनत्व की उम्मीद होती है वो पूरी नहीं होती। जैसे भूख लगने पर व्यक्ति खाना चाहता है, उसी तरह अकेलेपन का शिकार व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ाव चाहता है। इसके बावजूद लोगों को हर समय अकेलापन लगता है और वो ज्यादा लोगों से जुड़ नहीं पाते हैं। और ज्यादा समय तक अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो व्यक्ति अवसाद और तनाव जैसी कई मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकता है। अकेलेपन की कई वजहें हो सकती हैं और एक बार में सब पर बात कर पाना मुश्किल है और मुमकिन भी नहीं है। तो आज बात करेंगे इसकी एक वजह पर। जर्मनी और इजराइल के कुछ शोधकर्ताओं ने इस अकेलेपन के कारण को जानने की दिशा में एक रिसर्च करके पता लगाया है कि दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाने वाले अकेलेपन का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। अब जाहिर है दुनिया में जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, जितना आगे निकलने की चेष्टा होगी, आप दूसरे लोगों पर यकीन करने से बचने लगेंगे। और किसी भी रिश्ते की डोर यकीन होती है तो जाहिर है आप रिश्तों को खोने लगेंगे। अब अगर विज्ञान के जरिए समझने की कोशिश करें तो दिमाग का इंसुलर कॉर्टेक्स हिस्सा किसी पर भरोसा करने या नहीं करने में अहम भूमिका निभाता है। यही हिस्सा सामने वाले के चेहरे के भाव पढ़ने और उसके मूड को भांपने में आपकी मदद करता है। और इन्हीं सब चीजों के आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करता है। और अकेलेपन के शिकार लोगों में दिमाग का यह हिस्सा कम सक्रिय पाया गया है। इस कारण से उन्हें लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है। खैर, ये सब किताबी बातें हैं। व्यवहारिक रूप से हम इतना ही समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग आमतौर पर किसी का भी चेहरा देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि कोई कैसा है। अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर वर्तमान की चीजों के बारे में कुछ भी तय करता है। आने वाले भविष्य को लेकर कोई कितना काम आ सकता है, ये भी एक अहम रोल अदा करता है कि आप किसी से कैसा संबंध बनाएंगे। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई न्यूट्रल या तटस्थ होकर के आज रिश्तों को लेकर के नहीं सोचता। और इसमें महज सोचने की वाले की गलती नहीं है। आज का समाज इसी रंग रूप में ढल चुका है जहां हर कोई अपने नफे नुकसान के हिसाब से ही रिश्ते बनाने में यकीन रखता है। तो दोष नहीं मढ़ा जा सकता है किसी को, लेकिन इस चीज को लेकर बात की जा सकती है। समाज हम ही से है और वो हमारे हिसाब से ही ढलता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही समाज हमारे लिए होता चला जाएगा। हम ही समाज को बनाते हैं। नौशाद अली की गजल है, उसका एक हिस्सा है कि न मंदिर में सनम होते न मस्जिद में खुदा होता, हम ही से ये तमाशा है न हम होते तो क्या होता। तो ये समझना होगा कि अकेलापन जैसी चीज, अवसाद जैसी चीज से लड़ने के लिए हमें थोड़ा सा अपने डर से बाहर निकलना होगा। खो जाने का डर, धोखे का डर या तमाम उन डरों से जिनके चलते आप किसी से भी खुलकर मिल या कह नहीं पाते हैं। थोड़ा दिल खोलिए, दुनिया खुल जाएगी। खैर, इस बातचीत को और मुद्दे को यहीं पर विराम देते हैं। कमेंट खुला है, वहां भी आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बढ़ते हैं खबरों में। चलिए पहली खबर के तौर पर आपको तमाम राजनीतिक हलचलों के बीच एक बढ़िया खबर सुनाते हैं। और ये खबर नहीं, एक बढ़िया सा आइडिया है जिस पर हम सभी भी काम कर सकते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन अभी पहले वो खबर सुन लेते हैं। उड़ीसा के मलकानगिरी में हर शाम कलेक्टर ऑफिस के पास एक खाने की गाड़ी लगती है। शाम होते ही उधर से आने वालों को मसालों की खुशबू अट्रैक्ट करने लगती है।
गजब की बात यह है कि इस फूड कार्ट के पीछे कोई मास्टर शेफ नहीं बल्कि 2 इंजीनियर्स हैं। अब जैसा कि ट्रेंड है उसके हिसाब से देश में फिलहाल सर्वाधिक मल्टीटास्किंग लोग इंजीनियर्स हैं, और ये इंजीनियर्स अपनी कॉर्पोरेट जॉब का काम खत्म करने के बाद इंजीनियर्स ठेला चलाते हैं। इन्होंने मार्च 2021 में बिजनेस शुरू किया था और चंद महीनों में ही उनकी लजीज और फ्रेश बिरयानी बहुत से लोगों की फेवरेट हो गई और आजकल वो लोग तगड़ा पैसा छाप रहे हैं। तो सबसे पहले पैसे की ही बात करते हैं। उनके मुताबिक उनकी एक दिन की लागत 1000 रुपए है और जबकि कमाई 8000 रुपए तक होती है। वो कहते हैं कि ठेले पर होने वाले सभी खर्च को हटाने के बाद भी हमें महीने में 45-50 हजार रुपए का मुनाफा हो जाता है। और हाँ, ये उनकी एक्स्ट्रा इनकम है जो उनके दफ्तर की मंथली सैलरी से अलग है। बढ़िया है। अब सफलता का किस्सा देखते हैं कैसा है। इसके मालिक सुमित सामल और प्रियम बेवर्ता बचपन के दोस्त हैं। दोनों पेशे से इंजीनियर हैं और जब कोरोना लॉकडाउन के कारण उन्हें अपने घर से काम करना पड़ा, दफ्तर का यानी वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिला, तो दोनों ने बिरयानी बेचने का फैसला किया। दरअसल उन्हें आइडिया सड़क किनारे लगने वाले उन ठेलों से आया जो दिन भर में सैकड़ों लोगों की भूख मिटाते हैं। अब दोनों रोज शाम को दफ्तर का काम खत्म करने के बाद तय जगह पर अपने फूड कार्ट यानी खाने की गाड़ी को खड़ा करते हैं, जहां लोगों को फुल प्लेट चिकन बिरयानी 120 रुपए और हाफ प्लेट 70 रुपए में मिलती है। अपने रोज के ग्राहकों के बीच छाने के बाद भी इंजीनियर्स ठेला अब दिन भर 100 से ज्यादा प्लेट बेच लेता है। ऐसी खबरें किसी भी नेताजी या स्पोर्ट्स आइकन की खबर से बड़ी है और जरूरी भी, क्योंकि ये उम्मीद की खबरें हैं और हम भी कभी उड़ीसा गए और उनके यहाँ कुछ वेज मिला तो जरूर खाने जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की फ्लैगशिप योजना है हर घर नल का जल। इससे जरूरतमंदों के साथ साथ नेताओं के रिश्तेदारों को भी फायदा हुआ। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना से लोगों को टंकी से पानी मिला। खैर, या मिला या नहीं मिला उस पर चर्चा फिर कभी, लेकिन इसके जरिए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर के परिवार और उनके सहयोगियों को 53 करोड़ रुपए का ठेका जरूर मिला है। अब नेताजी तो यही कह रहे हैं कि सर धंधा करना थोड़े गलत है। बिल्कुल नहीं सर, करिए धंधा, लेकिन राजनीति के नैतिक मूल्यों को थोड़ा पढ़िएगा तो आप समझ जाएंगे कि हम इतनी बात इसके बारे में क्यों कर रहे हैं। खैर, खबर के अनुसार ठेका के जरिए फायदा लेने वालों में सबसे पहला नाम उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का आता है। इसके अलावा लिस्ट में राज्य के जेडीयू और बीजेपी के कुछ और नेताओं के नाम भी शामिल हैं। करीब 5 साल पहले शुरू हुई हर घर नल का जल योजना को अब तक काफी सफल बताया जाता रहा है। 1,08,000 पंचायत वार्डों तक पाइप से घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि 95% पंचायतों को कवर कर लिया गया है। अब इसकी सच्चाई तो हर वार्ड से हम आते आते मैसेज हमको बता देते हैं कि सच्चाई क्या है। बाकी रिकॉर्ड में पाया गया है कि पीएचईडी ने 2019-20 में कटिहार जिले की 9 पंचायतों के अलग अलग वार्ड में स्कीम के 36 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। कटिहार से डिप्टी सीएम 4 बार विधायक रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जिन कंपनियों को दिए गए हैं उनमें से एक उनके बेटी की बहू पूजा कुमारी से जुड़ा हुआ है और 2 उनके साले प्रदीप कुमार भगत से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कुछ कंपनियां उनके करीबी प्रशांत जायसवाल, ललित किशोर यादव और संतोष कुमार से संबंधित है। खासकर पूजा कुमारी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर सवाल अधिक उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ अधिकारियों ने बताया है कि उनकी कंपनी का इस फील्ड के काम में कोई अनुभव नहीं था। बाकी जांच के बाद पता ही चलेगा कि क्या कैसा क्या था। अब बढ़ चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर के सारी सख्ती आम लोगों के लिए ही प्रशासन ने बचा के रखी है। वीआईपी नियम तोड़े तो भी जिम्मेदार आंख बंद कर लेते हैं। गली मोहल्ले से लेकर चौराहों तक पुलिस की फौज मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूलती है, लेकिन वीआईपी को टोकने की हिम्मत तक नहीं करती है। पटना में गांधी मैदान थाना से 200 कदम की दूरी पर स्थित खादी मॉल में तेज प्रताप बिना मास्क के भीड़ में घिरे रहे, लेकिन वहां पर उन्हें कोई टोकने वाला नहीं था। गाइडलाइन तो बिना मास्क के खादी मॉल में प्रवेश नहीं करने तक को लेकर है, लेकिन यह बस आम लोगों के लिए है। अब यहां आपको बता देते हैं कि जिस मॉल में नेताजी को बिना मास्क पहने घूमते हुए पकड़ा गया है, वहां आम लोगों के लिए क्या नियम है। खादी मॉल में मास्क को लेकर काफी सख्ती रहती है। गेट पर जाते ही गार्ड रोक लेते हैं और बिना मास्क के अंदर नहीं जाने देते।
अनलॉक के साथ साथ कोरोना को लेकर के गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि बिना मास्क के दुकानों में भीड़ पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का नियम तोड़ने वालों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। दुकानों पर पुलिस समय समय पर जांच पड़ताल करती रहती है और धावा दल भी इसकी निगरानी करता है। जिला प्रशासन की तरफ से निगरानी को लेकर विशेष टीम भी बना दी गई है। इसके बाद भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर जिम्मेदारों की मनमानी जारी है। यहां जिम्मेदारों ध्यान देने वाली बात है। अब हमको यहां यह भी लग रहा है कि प्रशासन को तेज प्रताप जी जिम्मेदार नहीं लगे होंगे, इस वजह से उनको जाने दिया गया है। खैर, ये गैर जिम्मेदार लोग बिहार चलाने का दावा कर रहे हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि इतनी गैर जिम्मेदारी के बाद अगर ये बिहार चलाएंगे तो क्या कुछ होने वाला है। बढ़ चलते हैं आखिरी खबर या सेगमेंट के शो के आखिरी हिस्से की तरफ, और आखिरी में बात करेंगे राजा हरि सिंह की। आज राजा हरि सिंह का जन्मदिन है। 23 सितंबर 1895 को जम्मू में जन्मे हरि सिंह महाराजा प्रताप सिंह के भाई और राजा अमर सिंह के पुत्र थे। महाराजा हरि सिंह की चर्चा मुख्यतः 1947-48 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय और पाकिस्तान की साजिशों के संदर्भ में होती है, लेकिन उनको केवल इस संदर्भ में देखना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। आज हम उनके कार्यकाल में किए गए विविध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सुधारों पर बात करेंगे, खास करके शैक्षणिक सुधारों पर। महाराजा हरि सिंह को सदैव सामाजिक सुधारों के प्रणेता और आधुनिक व समावेशी शिक्षा के शिल्पकार के रूप में काफी अच्छा काम करते हुए देखा जाता है। उनकी महत्वाकांक्षा जम्मू कश्मीर राज्य को शैक्षणिक रूप से आधुनिक और उन्नत राज्य बनाने की थी। महाराजा ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक से लेकर कॉलेज स्तर तक की संस्थाओं की एक प्रभावी श्रृंखला स्थापित की। महाराजा ने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्राविधान भी राज्य में लागू किया। शिक्षा बजट 1907 में 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 1931 में 19.5 लाख कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में स्कूलों की संख्या 1925 में 706 से बढ़कर 1945 में 20,728 हो गई। बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया। खैर, उस समय पर कुछ लोगों ने इसे जबरिया स्कूल यानी बलपूर्वक स्कूल भेजने का नाम भी दे दिया, लेकिन इससे उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा और लगातार काम करते रहे। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 1938 में राज्य में शिक्षा की बुनियादी योजना को व्यवहारिक रूप से देने के लिए केजी सैयदैन की अध्यक्षता में एक शिक्षा पुनर्गठन समिति का भी गठन किया गया। साथ ही पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी बड़ी छात्रवृत्तियां भी दी गई। बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां और बहसें चलती रहेंगी, लेकिन राजा हरि सिंह के इस काम के लिए उनको याद किया जाना चाहिए और उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। अब आखिर में रामधारी सिंह की कविता। चूंकि दिनकर का जन्मदिन भी है तो बात करनी और जरूरी हो जाती है। तो आज वो कविता जो भूख और आजादी के संबंध को बताती है और आम हालातों को बताती है, आइए दिनकर के शब्दों में सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कविता कुछ यूं है। आजादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहां जुगाएगा, मर भूखे इसे घबराहट में तू बेच तो ना खा जाएगा। आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। हो रहे खड़े आजादी को हर ओर दगा देने वाले, पशुओं को रोटी दिखा उन्हें फिर साथ लगा लेने वाले, इनके जादू का जोर भला कब तक बुभुक्ष सह सकता है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है। झेलेगा या बलिदान भूख की घनी चोट सह पाएगा, आ पड़ी विपदा तो क्या प्रताप सा घास चबा पाएगा। है बड़ी बात आजादी का पाना ही नहीं, जुगाना भी बलि एक बार नहीं, उसे पढ़ता फिर दोहराना भी। खैर, सुनिए और गुनिए इस कविता को। हम चलते हैं। एपिसोड पसंद आया हो तो साझा करें और रोज 9 बजे यहां पर जरूर मिले। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।